नमस्कार, मैं कीर्ति चैनल फॉर हेल्थ केयर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हर बार की तरह हम आज फिर से एक नए विषय को लेकर के जुड़ चुके हैं ताकि उस विषय के बारे में आपको पूरी-पूरी जानकारी दे सके और उस बीमारी से आप कैसे बच सकते हैं, उसके इलाज क्या-क्या हैं और वो बीमारी होती क्यों है, उसके बारे में हम सभी चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। और आज हमारे साथ जो जुड़े हैं, देखिए डॉक्टर अशोक सामा जी हमारे साथ जुड़े हैं। एमबीबीएस, एमडी इंटरनल मेडिसिन में और लंग डिजीज से इन्होंने फेलोशिप किया हुआ है। और ये जो चीजें बताएंगे वो वाकई आपके जो लाइफ में चीजें काम आने वाली है वो बताएंगे। और देखिए, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि आज का जो हमारा विषय है वो कोई आम विषय नहीं है। जोड़ों का दर्द, मतलब जो जॉइंट्स पेन है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, आजकल के टाइम में हमें बहुत देखने को मिला है कि जैसे जैसे आप एक उम्र को क्रॉस करते जाते हैं, मतलब जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं, आप थोड़े बुजुर्ग होना शुरू होते हैं या फिर थोड़े बड़े होना शुरू होते हैं, तो आपके जॉइंट्स में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो वो किस कारण की वजह से होता है? क्या ऐसे कुछ खान-पान में बदलाव होता है या फिर कुछ एक्सरसाइज वगैरह ना करने से होता है? तो उन सभी विषयों पर, उन सभी बिंदुओं पर जो है आज हम हमें डॉक्टर साहब अपनी राय देंगे। और वो जो बताएँगे वो बिल्कुल सटीक बातें बताएँगे जिनको आप अपने जीवन में भी अपना सकें। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम। सर देखिए, जोड़ों का दर्द, सबसे पहले तो आप मुझे यही बता दीजिए कि जोड़ों का दर्द आखिर होता क्यों है? क्या कारण रहते हैं इसके होने के? इसको हम 3 चीज़ों में डिवाइड करेंगे। जोड़ों के दर्द कौन-कौन से टाइप होते हैं, कहाँ-कहाँ पे होते हैं। फिर उनके हुँ, कारण पे जाएँगे, फिर उनके इलाज पे जाएँगे। जी। तो मैं पहले आपको थोड़ा लिस्ट बना दूँगा, जोड़ों के दर्द में कौन-कौन से हेडिंग आते हैं। हुँ, तो वो वैसे तो बॉडी में 106 जॉइंट हैं, तो बाकी जो जोड़ दर्द स्पेसिफिक हैं, हम उनको कॉमन जोड़ दर्द को उनको डिस्कस करेंगे। जी, ऊपर से हम शुरू करते हैं, तो पहले सबसे पहले दर्द आता है गर्दन का, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस। जी, मोस्ट कॉमन पेन होती है इसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस। नंबर 2 पे आती है लंबर स्पॉन्डिलोलिटिस, पीठ की नीचे वाले हिस्से में दर्द, लंबर स्पॉन्डिलोलिटिस। नंबर 3 पे आती है ओस्टियोआर्थराइटिस, मोस्टली घुटने में, नी जॉइंट में। जी, उसके बाद आती है गाउट। गाउट होती है स्मॉल जॉइंट, बिल्कुल टो में, पैर के अंगूठे से शुरू होती है, बाकी छोटे जॉइंट्स में जा हुँ, सकती है। उसके नंबर 5 में आता है रोमेटॉइड अर्थराइटिस। बहुत ही टिपिकल डिजीज है, इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आते हैं सिंपल स्प्रेन एंड स्ट्रेन्स, इंजरी से रिलेटेड है थोड़े से, स्प्रेन्स एंड जी, स्ट्रेन। उसके बाद आता है ओवरवेट, ओवरवेट से दर्द रहता है। तीसरी एक 8वें नंबर पर हम डिस्कस करते हैं इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से जोड़ों में दर्द रहता है, वो अलग से डिजीज है, हम दो बताएंगे, दो डिजीज बताएंगे। हुँ, एक बेग सी दर्द रहती है जब जो पेशेंट साइकेट्री पेशेंट होते हैं, डिप्रेशन के, एंग्जाइटी के और स्ट्रेस के पेशेंट होते हैं, उनके जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो जाता है, बहुत बेग सी दर्द होती है, उसको हुँ, डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है बोन कैंसर की दर्द, बोन के कैंसर की दर्द, या बोन के अंदर कैंसर हो जाए या कैंसर कहीं से चल के आके बोन में सेटल हो जाए, उससे दर्द होती जी, है। लास्ट दर्द होती है ज्वाइंट पेन के अलावा, जिसको हम, एक तो ये ज्वाइंट के अंदर की पेन बता रहा हूँ, एक एक लास्ट पेन हम काउंट करते हैं जनरलाइज पेन, सारी बॉडी में मसल में पेन है, माइल्जिया बोलते हैं। इन हेडिंग के अंदर हम सारी डिस्कस करेंगे। ये 10 हुँ, हेडिंग है, इसमें हम सारी पेन डिस्कस करेंगे। जी, नंबर 1 है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस। गर्दन के ये एरिया होता है, इसमें 7 बोन्स होती है, सर्वाइकल बोन्स बोलते हैं। 7 पीस होते हैं, सर्वाइकल स्पाइन्स होते हैं, उनमें पेन होती है। एज रिलेटेड होती है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं एज की वजह से गर्दन के स्पाइन में वियर और टियर होता है, उसकी वजह से छोटी छोटी हड्डी बन जाती है, सोजन आ जाती है, या झटका लग जाता है। 3 कारण है, या तो झटका लग जाता है, या सोजन आ जाती है, या छोटी छोटी हड्डी के पीस बन जाते हैं, उसकी वजह से स्पाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस रहने लग जाता है। उसमें स्पाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस में 2 टाइप का पेन होता है। एक तो मसल पेन होता है, लोकल पेन, मसल पेन प्लस स्टिफनेस। एक यही पेन राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में रेफर हो जाता है। राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में सर्वाइकल एरिया से रेफर पेन हो जाता है। उस पेन में पेन भी हो सकता है, नमनेस भी हो सकती है। जो रेफर पेन होती है उसमें पेन भी हो सकती है, न अकेली नमनेस भी हो सकती है। ये सर्वाइकल के पार्ट है। जी, इसमें रूटीन में हम इमीडिएट ट्रीटमेंट तो इसका ये होता है, गर्दन को रेस्ट देते हैं
और पेन किलर और मसल रिलैक्सेंट देते हैं। अगर सर्वाइकल स्पाइन पहली बार हुआ है और ज्यादा है, इसको पेन किलर देते हैं, मसल रिलैक्सेंट देते हैं, गर्दन को रेस्ट देते हैं, उसको सर्वाइकल कॉलर में डालते हैं। अगर ये क्रॉनिक सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बढ़ जाए, परमानेंट सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बढ़ जाए, तो इसमें हमें फिजियोथेरेपी चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए, रेगुलर जी। फिजियोथेरेपी। और फिजियोथेरेपी हम रेगुलर नहीं कर पाते, जब रिक्वायर है तब करवानी, या रेगुलर एक्सरसाइज घर के लिए फिजियोथेरेपी वाले डॉक्टर समझा देते हैं और ऑर्थो वाले डॉक्टर समझा देते हैं। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का पार्ट है। अब हम नंबर 2 पे जाएंगे, लंबर स्पॉन्डिलोसिस। ऑलमोस्ट सेम होता है, सब कुछ सेम होता है। सर्वाइकल में जो होता है सेम लंबर में होता है, एज रिलेटेड होता है, पीयर टीयर से होता है, या झटका लगने से होता है। एज रिलेटेड होता है, पीयर टीयर होते हैं, झटका लग, अगर झटका लग गया तो मसल स्वाद में चला जाता है, पेन होता है बैक के लोअर एंड में, नीचे वाले पार्ट में, लंबर स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। 5 लंबर बोन होती है और 5 छोटी छोटी स्पाइनल बोन्स होती है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। सैक्रल बोन और लंबर बोन्स दोनों को मिला के लंबर स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। तो लंबर बोन 5 होती है, 5 डिस्क होती है, उसके 5 नर्व राइट साइड निकलती है, 5 नर्व लेफ्ट साइड निकलती है। उनमें कंप्रेशन होने से दर्द होता है। एक तो लोकल जी। पेन और स्पाइन हो जाता है, और 5 नर्व जो होती है राइट साइड की, लेफ्ट साइड की, नीचे पैर में जाती है, दोनों तरफ पैर के बैक साइड में। तो एक तो लोकल पेन होगा, एक रेफर्ड पेन होगा। रेफर्ड पेन जो होगा बैक के पैर के पीछे पीछे जाएगा, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। और पेन के साथ नमनेस हो जाती है या नमनेस अकेली हो सकती है। इसी का एक पार्ट शैटिका होता है, जो लंबर पेन का एक पार्ट होता है शैटिका। उसमें शैटिका में पर्टिकुलर नर्व बहुत बुरी तरह कंप्रेस हो जाती है, शूटिंग पेन होती है, इंट्रोबल पेन होती है। उसकी ट्रीटमेंट काफी डिफरेंट होती है। वो रेयर जी। पेन है, वो अलग से डिस्कस करेंगे, इसमें नहीं करेंगे डिस्कस। हम्म। उसके बाद थर्ड पेन आ गई ओस्टियोथाइटिस। ओस्टियोथाइटिस में मोस्ट कॉमन ज्वाइंट जो होता है, जो वेट बेरिंग ज्वाइंट होते हैं, अपनी बॉडी का वेट लेते हैं। वेट कहाँ पे जी। जाता है? अपने दोनों पेल्विस में, बोन में, जो पेल्विक बोन है, और नी में जाता है। 90% नी में जाता है, 10% हमने सैक्रल एरिया में, जो नी है, हिप ज्वाइंट होता है, हिप ज्वाइंट में होगी ओस्टियोथाइटिस, या नी ज्वाइंट में होगी। ये भी एज रिलेटेड है। एज से, जैसे लाइफस्टाइल से होता है रिलेटेड, एज रिलेटेड होता है, डाइट रिलेटेड होता है। जी। एज मोस्टली पेशेंट को लंबर पेन काफी बहुत कॉमन है, मोर देन 50% लोगों को होता है आफ्टर 40 ईयर की एज। जैसे एज बढ़ती जाएगी, लंबर पेन बढ़ती जाएगी। उसके कारण वही है, लाइफस्टाइल है एक इसमें, और डाइट है, डाइट डेफिशिएंसी। डाइट में इस जी। डेफिशिएंसी के कारण क्या रहते हैं? विटामिन डी की कमी होती है, विटामिन ई की कमी होती है, विटामिन बी 12 की कमी होती है, विटामिन ई की कमी होती हम्म। है। विटामिन डी की कमी से पेन पे हो सकता है, कैल्शियम की कमी से पेन होता है, विटामिन बी 12 की कमी से, विटामिन ई की कमी। ये 4 विटामिन है, इनकी वजह से ओस्टियोथाइटिक पेन होती है। ये होती क्यों है पेन? जो हमारी बोन्स का ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट के अंदर एक लेयर होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है, वो डैमेज हो जाता है, बियर एंड टीयर हो जाता है उसका, उसकी वजह से पेन है। उस बियर टीयर को हम काफी हद तक प्रिवेंटिव मेजर से संभाल सकते हैं। जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे, विटामिन डी लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, विटामिन डी लेंगे, विटामिन ई लेंगे, और कुछ पेन किलर लेंगे, पेन ना होने दें, इन्फ्लेमेशन ना हो। तो कैल्शियम हो गया, विटामिन डी हो गया, और विटामिन ई हो गया। तो ये प्रिवेंशन के लिए देते हैं। और जी। अक्यूट पेन में वही है, अक्यूट पेन में हम इसको रेस्ट देंगे, लंबर सर्कुलर बेल्ट बांधने के लिए देंगे, पेन किलर देंगे, मसल स्पाज्म के लिए देंगे। और क्रॉनिक पेन के लिए, अगर पेन या लंबर स्पोर्ट क्रॉनिक हो जाती है, फिर इसमें फिजियोथेरेपी का रोल है, एक्सरसाइज का रोल है, डाइट का रोल है, सप्लीमेंट का रोल है, विटामिन डी, ई और विटामिन बी 12। ये ओस्टियोआर्थराइटिस की पेन है। इसमें जो लॉन्ग टर्म में जो है, चाहे सर्वाइकल पेन है, चाहे लंबर पेन है, ओस्टियोआर्थराइटिस, लॉन्ग टर्म में एक्सरसाइज खुद सीखनी होती है, अपने आप घर पे करनी होती है, लाइफस्टाइल ठीक। चेंज करने पड़ते हैं, और सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं। हम्म। उसके बाद थोड़ी जो रेयर पेन है, उसको गाउट बोलते हैं, गाउट, या यूरिक एसिड की वजह से पेन। कॉमन वर्ड है यूरिक एसिड, गाउट वर्ड यूज नहीं करते हम लोग। रोग है, मेरा यूरिक एसिड बढ़ गया है, मेरे को दर्द रहती है,
वैसे इसको मिस नॉर्मल गया है। यूरिक एसिड की पेन लोगों को बहुत कॉमनली बताते हैं, मेरे को यूरिक एसिड बढ़ गया, मेरे दर्द रहती है। ऐसा होता बहुत कम है। पेशेंट को लैब के लेवल पे या छोटे डॉक्टर के लेवल पे लेवल कर दिया जाता है, आपका यूरिक एसिड बढ़ गया है, आपके पेन इसलिए रह रही। ऐसा सिर्फ 10% केसेस में होता है। 90% जो यूरिक एसिड के पेशेंट होते हैं उनको यूरिक एसिड नहीं होता, कारण और होता है। यूरिक एसिड चेक करवाना होता है। अगर एक्चुअली बढ़ा हुआ है तो क्वालिफाइड एमडी डॉक्टर, एमएस डॉक्टर, ऑर्थो के डॉक्टर से, फिजिशियन से या एमसीएच डॉक्टर से इसका ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होता है। और जी। बहुत सीवियर फॉर्म हो जाए तो इसको तो गाउट बोलते हैं। बहुत रेयर होती है, पहले हुआ करती थी, आजकल नहीं। गाउट जो इसकी क्लासिकल फॉर्म है ना, गाउट बोलते हैं यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड लोगों में बढ़ता है तो बहुत कम बढ़ता है, क्योंकि लाइफस्टाइल ट्रीटमेंट बहुत है, मेडिसिन बहुत मिल जाती है। मेडिकल लेवल, हम्म। मेडिकल आरएमपी डॉक्टर, लोकल प्रैक्टिशनर दे देते हैं, मेडिकल हॉल पे मिल जाती है, इसलिए ये बिगड़ती नहीं है। पर ये एक्स्ट्रा भी काफी दिया जाता है, इसलिए प्रॉपर इसको डॉक्टर से डायग्नोज कराना चाहिए। तो जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब हम बड़े एक्टिवली डिजीज इसकी हैंडल करते हैं। स्ट्रॉन्ग पेन किलर देते हैं, स्टेरॉइड देते हैं, कोल्चिसिन जी। टेबलेट आती है, स्पेशल टेबलेट आती है। जब सीवियर हम्म। पेन होती है, पर्टिकुलर ज्वाइंट, एक एक ज्वाइंट बहुत swollen हो जाए, बढ़ जाए, टिपिकल टो ज्वाइंट होता है इसमें, लोअर के पैर के अंगूठे में, उसको गाउट बोलते हैं। उसमें पेन किलर देते हैं, स्टेरॉइड देते हैं, कोल्चिसिन टेबलेट देते हैं। और जनरलाइज पेन होती है, माइल्ड पेन होती है, मॉडरेट पेन होती है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उसमें सिंपल सी प्रिवेंटिव मेडिसिन देते हैं। बड़ा कॉमन नेम है, ज़ालोरिक है, और दूसरा फेबुसिट है। और बाकी डाइट के लाइफस्टाइल है, डाइट कौन सी खानी है, नहीं खानी। यूरिक एसिड बढ़ने के लिए, गाउट को रोकने के लिए डाइट का बहुत अच्छा रोल है। उसमें हम्म। हमने डूज और डोंट बनाए हुए हैं। डूज बना क्या करना है, डोंट क्या नहीं करना। क्या जी। नहीं करना पहले मुझे बता देता हूँ। जिनको यूरिक एसिड बढ़ा रहता है, यूरिक एसिड की पेन रहती है, उनको क्या नहीं करना ये बता रहा हूँ मैं। वो शराब नहीं पी सकती, शराब और बियर नहीं पी सकती। शराब और बियर पीने से यूरिक एसिड बढ़ता है। रेड जी। मीट नहीं ले, प्योर मटन, रेड मीट नहीं ले सकते। बाकी चिकन, बॉयलर, अंडा, वो सब ले सकते, रेड मीट नहीं ले सकते। हम्म। एक सोयाबीन का पाउडर नहीं ले सकते। सोयाबीन बाकी फॉर्म में ले सकते हैं, सोयाबीन का पाउडर नहीं लेना होता। हम्म। सोयाबीन की सब्जी ले सकते हैं, सोयाबीन की दाल, सोयाबीन का पाउडर नहीं लेना होता। उन्हें ड्राई जो फिश खा सकते हो, सिर्फ फिश का पाउडर नहीं यूज करना होता। और एक जी। हम बहुत अच्छी सब्जी बता रहे हैं, बहुत ब्रोकली है, जो वो बहुत अच्छी सर्विस है, सबको खानी चाहिए, सब खा सकते हैं। यूरिक एसिड वाला पेशेंट नहीं खा सकता ब्रोकली। ब्रोकली। और दालों में है बस, और सब्जियों में वो नहीं खाना जो उसने, ब्रोकली नहीं खानी, पालक नहीं खानी, अरबी नहीं खानी, बैंगन नहीं खाना, 4 सब्जी नहीं खानी जिसका यूरिक एसिड भरा हुआ है, गाउट है जिसको। और 3 दालों नहीं खानी उसने, उड़द नहीं खानी, राजमा नहीं खानी, चने नहीं खानी, हम्म। और अंकुरित दालें बिल्कुल नहीं खानी। ये यूरिक एसिड जिनका बढ़ता है उन्होंने क्या नहीं खाना वो बताया मैंने। मैं दोबारा हम्म। रिपीट करता हूँ। बियर और जी। शराब नहीं लेनी, रेड मीट हम्म। नहीं लेना, सोयाबीन हम्म। का पाउडर नहीं लेना, मछली का पाउडर नहीं लेना। मच्छी मछली वैसे खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं। चार हम्म। सब्जी नहीं खानी है, ब्रोकली नहीं खानी, पालक नहीं खानी, अरबी नहीं खानी, बैंगन नहीं खाना। जी। दालें, 3 दालें नहीं खानी, उड़द की, राजमा, चने की। और अक्सर अंकुरित दालें हम बोलते हैं, बहुत अच्छे गुण होते हैं, पर जिसको यूरिक एसिड उसने नहीं खानी। अब मैं ये तो बता दिया नहीं खाना। जो ज्यादा मात्रा में ले सकते हैं वो मैं बताने लगा हूँ। जैसे उचित मात्रा में जो ले सकते हैं, अच्छी मात्रा में ले सकते हैं, वो है खट्टे फ्रूट ले सकते हैं, अच्छे फ्रूट, संतरा, माल्टा, कीनू और मौसमी अच्छी मात्रा में ले सकते जी। हैं। दूध, दही, पनीर अच्छी मात्रा में ले सकते हैं। शहद अच्छी मात्रा में ले सकते हैं। नॉन वेज में चिकन और फिश ले सकते हैं। और ऑयल में राइस ब्राउन ऑयल बहुत यूजफुल है इनके लिए। बाकी वो 4 सब्जी छोड़ के सारी सब्जी ले सकते हैं। जी। मैदे की जगह आटा और चावल यूज करना चाहिए। अंडे यूज कर सकते हैं। ये जो उनके वो अच्छी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में ले सकते हैं गाउट में। ये हमने 4 पेन हमने डिस्कस कर दिए हैं। जी। फिफ्थ हमने कॉमन पेन आ रहे, कॉमन और रेयर, बहुत डिफिकल्ट टू ट्रीट है। उस पेन के बारे में बता रहा हूँ, रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं। हम्म। ये आज से 15 साल पहले इसको बोला जाता, इसका कोई इलाज नहीं, ये बिगड़ेगी,
सारी उम्र चलेगी, तंग करेगी, जोड़ खराब होंगे, जोड़ काम करना बंद करके, आज से 15-20 साल पहले। आज हमारे रूमेटल आर्थराइटिस में बहुत अच्छे जॉइंट, बहुत मेडिसिन है, बहुत इंजेक्शन है, बहुत एडवांस मेडिसिन है, अर्ली मेडिसिन भी है, लेट मेडिसिन भी है, बहुत एडवांस मेडिसिन भी है। बहुत ही जी लार्ज स्केल पे इसको लिया गया है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। पहले सबसे पहले इसको डायग्नोज करना। ये छोटे लेवल पे, छोटे लैब में, छोटे डॉक्टर के लेवल पे डायग्नोज नहीं हो पाता। इसको डायग्नोज करने के लिए हमें टेस्ट चाहिए होते हैं। एक तो आर फैक्टर का टिपिकल टेस्ट होते हैं, प्लस माइनस टेस्ट बोलते हैं, वो वाला नहीं करना, हमने क्वांटिटेटिव टेस्ट करना है। इस क्वांटिटी मेजर करनी, रूमेटोइड आर्थराइटिस है कितना, जो मोस्ट कॉमन हम्म टेस्ट है, बहुत अच्छी लैब से होना चाहिए, छोटी लैब में नहीं हो सकता ना डायग्नोज। और इसी को अगर हमने फोर्टिफाई करना है, इसी को ऊपर मोहर लगानी है, तो सेकंड टेस्ट करते हैं एंटीसीसीपी। एंटीसीसीपी 2 कॉमन टेस्ट हैं इनके, एक रूमेटोइड आर्थराइटिस, एक एंटीसीसीपी। ये बड़ी लैब में ही होते हैं, अच्छी लैब से होना चाहिए। और इसको ओके एक्टिविटी देखने में कि रूमेटॉइड का है कितना, कितना सीवियर है, उसके लिए 2 टेस्ट और है, वो कॉमन हो जाते हैं, छोटी लैब पे हो जाते हैं, ईएसआर और सीआरपी। हम्म ये 4 लैब है, ये 4 टेस्ट है जिनका रोल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस से डायग्नोज करने में। हम्म तो इसमें क्या होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, मेनली स्मॉल जॉइंट जो होते हैं, पूरी बॉडी में कोई भी जॉइंट इन्वॉल्व हो सकता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। अर्ली हम्म स्टेज में फिंगर, हाथ की फिंगर के छोटे जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं। अर्ली स्टेज में हाथ की उंगलियों के छोटे जॉइंट होते हैं, उनमें पेन होती है, स्टिफनेस होती है, स्वियर पेन होती है, और एक टिपिकल सिम्टम होता है मॉर्निंग स्टिफनेस। जब पेशेंट सुबह उठता है, तो उठते तो 1-1.5 घंटे उसकी उंगलियां और स्टिफ रहती हैं, पेन रहती है, स्टिफनेस रहती है, टिपिकल सिम्टम है, अकड़न रहती है। और हम्म जैसे जैसे धूप निकलती है, दिन निकलता है, घंटे डेढ़ में स्टिफनेस खत्म हो जाती है, पेन कम हो जाती है, वो पेशेंट केयर बियरिंग ऑलमोस्ट 90% सिम्टम रिलीव हो जाते हैं। तो इसको डायग्नोज, लैब तो बात करती है, क्लिनिकली हम डायग्नोज कर लेते हैं। मॉर्निंग पेन, हाथ की उंगलियों में पेन, हाथ की उंगलियों के जोड़ों में पेन, सीवियर पेन, सूजन आनी चाहिए, और उसमें स्टिफनेस होनी चाहिए। यहाँ से हमें डाउट हो जाता है ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। उसके बाद हम टेस्ट में जाते हैं। जी इसके कारण ज्यादा क्लियर नहीं है, थोड़ा बहुत हम लेते हैं, इसमें ऑटोइम्यून डिजीज है, कि इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, कि बॉडी का इम्यून जो डिफेंस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी से रिलेशन है। तो इम्यून सिस्टम में जो एंटीजन होते हैं, वो ज्वाइंट की सनोवियल ज्वाइंट के बाहर जो शीट होती है, उसमें अपना एक कम्प्लेक्स बना लेते हैं, उसमें जुड़ जाते हैं। इसलिए इसे हम्म ऑटोइम्यून कहते हैं, कि बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म को ये हर्ट करते हैं, उस पर टारगेट करते हैं, उसमें बॉडी जो ज्वाइंट के ऊपर शीट होती है, सनोवियल शीट होती है, उसके अंदर ये लोग ऑटोइम्यून एंटीबॉडीज डिपॉजिट हो जाती है, उससे ये डिजीज होती है। इसमें कुछ हेरिडिटरी भी रोल लिया गया है, हेरिडिटरी की वजह से कुछ परिवार में है तो आगे जाने के चांस, ये नहीं कि 100% होगा, कुछ लोगों में परिवार में है तो आगे परिवार में होने के चांसेस। और हम्म मेल और फीमेल में भी 70% लोग फीमेल्स में होती है, 30% मेल्स में होती है। आगे इसके हम स्टेज बना लेते हैं, अर्ली स्टेज, मिडिल स्टेज, फेयर स्टेज, एंड स्टेज रूमेटॉइड। 4 स्टेज होती हैं, एंड स्टेज। हर लेवल पे आज हमारे पास ट्रीटमेंट है। सबसे अच्छी बात यह है, अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट भी है, मिडिल स्टेज में भी है, सीवियर स्टेज में है, और एंड स्टेज रूमेटॉइड के लिए भी हमारे पास मेडिसिन है। जी जी तो इसमें जो अवॉइड करना है, फूड जो अवॉइड करना है, पहले मैं वो थोड़ा सा मोटा मोटा, ज्यादा नहीं रोल है उसका, थोड़ा रोल है। तो जो जो उसने नहीं खाना, फैट कम लेने, फैट में, फैट जो होते हैं सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, ट्रांस फैट, 3 तरह का फैट होता है। इन्होंने फैट की बजाय जो जगह ऑयल लेने, राइस ब्रान ऑयल लेना है, ऑलिव ऑयल लेना है, और सरसों का तेल लेना है। हम्म प्रिकॉशन थोड़ी सी है, ज्यादा नहीं है इसमें, बाकी तो मेडिसिन का रोल है। जी तो मेडिसिन में जो इमीडिएट पेन हम देते हैं, वो पेन किलर ही देते हैं सबको, पेन किलर से रिलीफ मिल। वो मेडिसिन में डिजीज क्या दे सकते हैं, मेडिसिन क्या क्या देते हैं। मोस्ट कॉमन मेडिसिन दी जाती है, मिथोट्रेक्सेट देते हैं लोग, पेशेंट को याद होता है मुझे मिथोट्रेक्सेट लेनी है, बड़ी सिंपल सी डोज है,
वीक में एक बार देते हैं। उसके जी साथ फॉलिक एसिड देते हैं। स्टेरॉइड का कोर्स शॉर्ट कोर्स देते हैं स्टेरॉइड का, इसमें लॉन्ग को लाइफ लॉन्ग देते हैं, शॉर्ट को 5 to 7 days 10 days शॉर्ट कोर्स देते हैं इनिशियल स्टेज। लॉन्ग टर्म मेथोट्रेक्सोन मेंटेन करते हैं। एक हाइड्रोकॉर्टिक कोनिन होती है, कोनिन की टेबलेट आती है, उसकी मेडिसिन भी दी जाती है। जी तो उसके बाद एक फोर्थ ग्रुप है जैक एबनेटर। ये 3-4 मेडिसिन लाइफ लॉन्ग देते हैं पेशेंट को। ये मेडिसिन जो है हम बोल रहे हैं जो लाइफ लॉन्ग खानी है। इसका जो है एक तो प्रिवेंशन है, उसका कोई ज्यादा रोल नहीं है। मेडिसिन लाइफ लॉन्ग खानी पड़ती है। तो एलोपैथी डॉक्टर कभी नहीं कहेगा तो मैं क्योर कर दूंगा, ये वर्ड बोलेगा मैं कंट्रोल कर दूंगा। कितने % कंट्रोल करूंगा, आप कितना कॉपरेट करोगे, कितनी रेगुलर मेडिसिन लेंगे, उस पर डिपेंड करता है। एक क्योर नहीं की जा सकती, कंट्रोल की जा सकती है। जी 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 कंट्रोल में लाइफ लॉन्ग मेडिसिन आ जाती है। थोड़ा लोकल मैयर आ जाते हैं, कोल्ड और हॉट स्पंजेस करते हैं, एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं, बड़ी फाइन एक्सरसाइज होती हैं, बड़ी हाईली क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट एडवाइस करते हैं एक्सरसाइजेस की। और इसके लिए 3 मतलब एक्सरसाइज फिर बहुत अच्छी। कंट्रोल किया जा सकता है इस पेन को, कोई इसका परमानेंट इलाज नहीं है। हाँ नहीं, नहीं, इसमें जो 3 एक्सरसाइज जो कर सकता है उसके लिए बहुत अच्छी यूजफुल है, जिसमें ना तो डॉक्टर की जरूरत है ना फिजियोथेरेपी की जरूरत है। अगर वो रेगुलर वो करेगा तो उसकी ट्यूमर थेरेपी बहुत लेवल तक कंट्रोल रहता है। बहुत एक कंट्रोल। उसकी ब्रिस्क बात, ब्रिस्क वॉकिंग, स्विमिंग और साइकिलिंग। हम्म ब्रिस्क वॉकिंग, स्विमिंग और साइकिलिंग से रूमेटाइटिस कंट्रोल रहती है। जी इसमें कुछ योगा वाले लोग एडवाइस करते हैं, योगा की एक्सरसाइज का बहुत अच्छा रोल है। और सबसे बड़ा रोल है, अगर वो ओबीज है, 70 किलो से ज्यादा वजन है, तो उसे ओबिसिटी का ट्रीटमेंट एक्टिवली करना होगा। ओबिसिटी जी इसको एग्रेवेट करती है, बहुत बिगाड़ती है। ये मैंने डिटेल में आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस से बता दिया। जी देखिए, आपने आपने हमें सारे पेन्स के बारे में बताया, उसके आपने प्रिकॉशंस बताया, वो किस वजह से हो रहे हैं वो भी बताया आपने। देखिए डॉक्टर साहब, आपने एक चीज बोली कि उम्र के साथ साथ सब सब पेन्स में ये आ रहा था कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो देखने में आ रहा है, लेकिन आजकल जो बच्चे हैं और जो युवा साथी है उनके भी कहीं ना कहीं घुटनों में दर्द पाया जाता है, मैं उनके भी उसी पैरों में दर्द पाया जाता है। उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। लास्ट पॉइंट मेरा वही है। जी उसमें एज क्राइटेरिया नहीं है। ओबीज है जो बच्चा, हम्म ओबीज, मोटापा है जिसको, बच्चा हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, जवान हो सकता है, मोटापा है, हम्म इनएक्टिविटी है लाइफ में, एक्टिव नहीं है, सेडेंटरी वर्कर है, एक्टिविटी नहीं है, सेडेंटरी है, बैठा रहता है, वजन ज्यादा है, ये चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, उनके जॉइंट्स में दिक्कत रहती है। उसको जी ओवरवेट की वजह से बॉडी के जो वेट बेरिंग ज्वाइंट है, पहले तो हिप ज्वाइंट लेते हैं, 10% हिप पे आती है दिक्कत, 10% लोग, 90% के ओबिसिटी की वजह से 90% को वो उन दोनों नीज में दिक्कत आएगी। क्योंकि हमारी हम्म बॉडी भगवान ने जो बनाई है ना, 60 से 70 किलो 75 किलो के लिए बनाई है। तो गोडों का जी जो तरीका है, जो हमारे गोडे जो बनाए गए हैं, नी बनाए गए हैं, ये 60-70 किलो तक वेट झेलने के बनाए गए हैं। 70 किलो से ऊपर जाएगा वजन तो गोडों को जवाब देना पड़ेगा। मोटापे से क्या रिएक्शन हो गया, हमारे गोडे 50-60-70 किलो के लिए बने हैं। एज के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से, मेल है तो इतना चाहिए, फीमेल है तो इतना चाहिए, वेट इतना है तो इतना, हाइट इतनी है तो इतना वजन होना चाहिए। ये सारी चीजें जी कैलकुलेट करके 50 से 70 किलो के बीच में जो आपके नी जॉइंट आपका साथ देंगे। आपका हम्म वजन 70 से ऊपर हो जाता है, चाहे वो बच्चा है या यंग है, अडल्ट है, वो ओल्ड है, तो उसके पेन रहेगी जोड़ों में। नी जॉइंट में मोस्ट कॉमन होगी, नंबर 2 हिप जॉइंट में होगी, नंबर 3 हिप जॉइंट में, नंबर 2 हिप जॉइंट में, नंबर 2 लंबर स्पॉन्डिलोसिस होगी। ये ओबेसिटी की वजह से होगी। जी जी अच्छा, एक लास्ट 1-2 पॉइंट रह गए। एक इन्फेक्शन हो जाती है जॉइंट में, उसकी वजह से दर्द रहती है। हम्म सिंपल सा 2 तरह की इन्फेक्शन होती है, एक बैक्टीरिया की इन्फेक्शन होती है, एक टीबी की इन्फेक्शन होती है। वो बहुत रेयर होती है दोनों चीजें। उसका एंटीबायोटिक देते हैं, उसमें हम ट्यूबरकुलोसिस की मेडिसिन देते हैं, इन्फेक्टिव पेन हम्म बोलते हैं, सेप्टिक अर्थराइटिस बोलते हैं, बहुत रेयर होता है। अच्छा, एक जो बहुत कॉमन पेन है लोग बताते हैं, उसका कारण कुछ और होता है।
जो रेगुलर डिप्रेशन में रहता है पेशेंट, रेगुलर स्ट्रेस में रहता है, रेगुलर एंजाइटी में रहता है, उसमें ऐसा बना हुआ है बॉडी में सिस्टम, रेगुलर डिप्रेशन में है, रेगुलर स्ट्रेस में, रेगुलर अगर वो डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में, एंजाइटी में है, तो उसके ज्वाइंट में पेन रहेगा। उसका रीजन क्या होता है? जो हमारे बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन है, कॉर्टिसोन और नॉरएपिनेफ्रिन, स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, कॉर्टिसोन और स्ट्रेस हार्मोन, उनकी मात्रा कम हो जाती है। उसकी मात्रा कम होने से बॉडी में पेन रहता है, ज्वाइंट में पेन रहता है। अगर ज्वाइंट में हम्म। पेन रहता है तो स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाते हैं। इनका अपना साइकिल है। डिप्रेशन से स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाते हैं, स्ट्रेस हार्मोन से बॉडी इनएक्टिव हो जाती है, तो कम्बिनेशन जी। बन जाता है, वो उसको बढ़ाता है, वो उसको बढ़ाता है, साइकिल बन जाता है। तो डिप्रेशन के मरीज में, एंजाइटी में, स्ट्रेस में, स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं, उसकी वजह से उसके जॉइंट्स में पेन रहना शुरू। ये बहुत कॉमन कंप्लेंट होती है इस पेशेंट की, डिप्रेशन की, एंजाइटी की, मेरे जोड़ों में दर्द रहता है, वो उस हम्म। बीमारी का साइड इफेक्ट है। लास्ट पेन जो होती है मैं वो बता देता हूँ, कैंसर पेन। बोन बोन की, जॉइंट की बोन का कैंसर हो जाए, या कैंसर कहीं से चल के आके कैंसर में बोन में सेटल हो जाए। बोन हम्म। कैंसर एक सेकेंडरी कैंसर। सेकेंडरी कैंसर क्या होता है? कहीं से भी चल के आके बोन में सेटल हो जाता है, उससे पेन रहती है। या बोन के कैंसर में मैंने, वो बहुत अनटॉलरेबल होती है, बहुत मुश्किल होती है, बहुत टॉलरेट नहीं होती, बहुत इलाज बहुत मुश्किल है और ना के बराबर है। जी। जी, डॉक्टर साहब, एक एक मेन चीज ये भी आती है कि कई बार जो युवा साथी हैं, जो या फिर बड़े भी लोग हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट के बाद भी उनके ना जॉइंट्स में पेन रहना शुरू हो जाता है, और मौसम के हिसाब से ये जॉइंट पेन होता है। मान लो किसी जॉइंट पे चोट लगी है, लेकिन गर्मियों में वो नॉर्मल रहता है, लेकिन सर्दियों में वो फिर से दर्द देना शुरू कर देता है। इसका क्या कारण रहता है? इसका कारण है सर, एक मैं इसी में लास्ट पेन बोल रहा हूँ, उसको माइल्जिया पेन बोला था मैंने। माइल्जिया मसल में पेन रहना। हर हुँ, जॉइंट के आसपास मसल होते हैं। सर्दियों में क्या होता है, जॉइंट अपनी एक्टिविटी कम हो जाती है, जॉइंट की हुँ, मूवमेंट कम हो जाती है, तो मसल डिस्टर्ब हो जाता है, माइल्जिया पेन बोलते हैं। कोई भी हुँ, पेन है, उसका एक पैटर्न होता है। कोई भी पुरानी चोट है, उसका पेन सर्दियों में आएगा, उसका इवनिंग में आता है, जब ठंडा मौसम होगा, बारिश का मौसम होगा, और जब जी, सर्दी आएगी तो पेन। उसका कारण ये होता है, हमारी बॉडी इनएक्टिव हो जाती है, हमारी जॉइंट की मूवमेंट कम हो जाती है, और आसपास के मसल में माइल्जिया रहना शुरू हो जाता है। उसका हल हुँ, यही है, क्रॉनिक पेन है, क्रॉनिक पेन का पेन, पुराने पुराने एक्सीडेंट का पेन है, कोई पुरानी पेन है, उसमें आपको एक्टिविटी बढ़ानी है, आपको उसका कोल्ड एंड हॉट स्पंजेस देने हैं उसको, और हुँ, योगा करना है, और फिजियोथेरेपी करनी है, और एसओएस पेन किलर लेनी है। हुँ, उसके जटिल वो आपका लाइफस्टाइल जो चेंज हो जाता है सर्दियों को गर्मियों की वजह से। मौसम, गर्मियों में हम एक्टिव रहते हैं, डे आवर ज्यादा होते हैं, सर्दियों में जी, दिन के डे आवर कम होते हैं, रेस्टिंग आवर ज्यादा होते हैं। हम जैसे 6 घंटे का दिन है, 8 घंटे का दिन है, गर्मियों में 12 घंटे का दिन है, 14 घंटे का दिन है, तो हम हुँ, 14 घंटे एक्टिव रहते हैं, सर्दियों में 6 8 घंटे एक्टिव रहते हैं। इन एक्टिविटी की वजह से, ज्वाइंट की मूवमेंट कम होने की वजह से मसल में पेन होता है। उसका सिंपल सोल्यूशन है, आप एक्सरसाइज सीखो, अपने ज्वाइंट जो पेन है उस एरिया की एक्सरसाइज करो, कोल्ड एंड हॉट स्पंजेस करो, फिजियोथेरेपी करो, और एक्टिविटी बढ़ाओ। जी। जी, तो जोड़ों का दर्द, जो ये आपने जॉइंट पेन्स के बारे में बताया सर, ये वाक़ई मतलब हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी कि उन्हें पेन्स के बारे में पता रहेगा कि कितने टाइप्स के पेन्स हैं। कोई जोड़ों का दर्द, कोई एक दर्द नहीं है, अलग-अलग जगह पर जो। और देखिए डॉक्टर साहब, आजकल जो है सर्वाइकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ऑफ़िसेज़ में जो लोग हैं, वो 9-9 घंटे लगातार बैठ के काम करते हैं। तो सर्वाइकल ना हो उसके लिए वो ऐसा क्या कर सकते हैं? क्योंकि देखिए सर्वाइकल का पेन जो है आजकल बच्चों में भी देखा जा रहा है, अगर वो पढ़ाई करते हुए पोस्चर ठीक नहीं है, लोगों के पोस्चर ठीक ना हो पाने की वजह से भी उनको सर्वाइकल पेन होता है। तो क्या ऐसा अपने लाइफस्टाइल में अपना ले हमारे दर्शक, जिससे वो सर्वाइकल पेन से बच जाए? वैसे मैं बताऊं, सर्वाइकल पेन से बच नहीं सकते हम। बच्चे बच सकते हैं, ना ये टीनेजर बच सकते हैं, ना अडल्ट बच सकते हैं, क्योंकि ना तो हम मोबाइल छोड़ सकते हैं, ना कंप्यूटर छोड़ सकते हैं, ना जॉब छोड़ सकते हैं, ना हम स्ट्रेस छोड़ सकते हैं, ना लाइफस्टाइल छोड़ सकते हैं। तो इन्हें हुँ, सर्वाइकल सहना ही पड़ेगा। हुँ, कंप्यूटर उनकी लाइफ का पार्ट क्या बन चुका है। कंप्यूटर के टाइम आपका पोस्चर क्या होना चाहिए? मोबाइल आप बेड में यूज कर रहे हैं, करवट लेके लेटे ले, एक ही हाथ में हाथ मोबाइल लेके देखे जा रहे हैं, पिक्चर देखे जा हुँ, रहे हैं 2-2 घंटे। इससे आप हम निकल नहीं पा रहे, जल्दी नहीं हमें सोल्यूशन लगता।
मोबाइल का टाइम, स्क्रीन टाइम हमारी तरफ से टोटल डॉक्टर की तरफ से एडवाइस किया हुआ स्क्रीन टाइम बोलते हैं, मोबाइल का, हम्म कंप्यूटर का, टैब का, उसका हम्म स्क्रीन टाइम एक अडल्ट के लिए 2 आवर्स अलाउड है। अगर उसकी नेचर ऑफ जॉब ऐसे है, उसे कंप्यूटर लॉन्ग टाइम की करना है, हर घंटे या 2 घंटे बाद 5 मिनट का ब्रेक चाहिए उसे। और उसका हम्म सिटिंग पोस्चर प्रोवाइडेड उसकी चेयर प्रॉपर है। जो सिटिंग चेयर आजकल जो मॉडर्न चेयर, ये चेयर, टेडी मेडी चेयर, सब उसमें स्पाइन का केयर नहीं किया जाता। सिर्फ 10% कंपनी है जो चेयर अच्छी बनाती है, लॉन्ग टर्म बैठने के लिए बनाती है, जिसपे स्पाइन के अकॉर्डिंगली शेप बनी होती है। वरना मैं हम्म एक एग्जांपल देता हूँ, गोदरेज जी की चेयर जो होती है हमेशा आपके स्पाइन के अकॉर्डिंग बनी होती है। नेक कहाँ रखना है, गर्दन कहाँ रखनी है, फिर कहाँ रखना है, बैक का स्पाइन कहाँ रखना है, वो बिल्कुल जी प्रॉपर शेप में बनी। वो सिर्फ 10% चेयर यूज होती है प्रॉपर स्पाइन के अकॉर्डिंग, 90% चेयर ही प्रॉपर नहीं होती। तो हम्म इसको मास लेवल पे कहीं कहीं ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है चेयर को इम्प्रूव किया जाए, या लाइव हम्म जो आपके स्किनिंग आवर जो होते हैं उसको कंट्रोल किया जाए। वही आदमी है अपने ऑफिस में 8 घंटे स्क्रीन पे बैठता है कैमरे में, वर्क फ्रॉम होम आके करता है, फिर अपने मोबाइल पे बैठता है, फिर टैब पे बैठता है। इस पूरे साइकिल से निकल ही नहीं पाता। जी इसलिए सर्वाइकल सर्वाइकल उसे सफर करनी पड़ेगी, करता रहेगा, दवाई खाता रहेगा और लाइफ स्टाइल उसी पे जीता रहेगा, उसे भाग जी नहीं सकता। मतलब सर्वाइकल पेन से कोई भी बच नहीं सकता। अगर आप जॉब कर रहे हैं, 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, अगर आपका स्क्रीन टाइम ज्यादा है तो आप सर्वाइकल पेन से बच नहीं सकते, लेकिन हाँ, इसे आप कंट्रोल में रख सकते हैं अपने कंट्रोल बॉडी करना है, पोस्चर को लेकर। आपको हर 1.5-2 घंटे में ब्रेक देना पड़ेगा, प्रॉपर चेयर होनी चाहिए, प्रॉपर हम्म एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये जिम में चले जाएंगे, मसल की हाथों की एक्सरसाइज करेंगे, पैरों की एक्सरसाइज, नेक की एक्सरसाइज कोई नहीं करता जिम में जाके। हम्म सारा दिन नेक को यूज करते हैं, सारा दिन नेक को यूज करते हैं, शाम को जिम में चले जाते हैं। जिम में क्या करते हैं, हाथों की एक्सरसाइज करेंगे, पैरों की एक्सरसाइज, नेक की एक्सरसाइज कोई नहीं करता। जी आइडली आइडली वो सारा दिन नेक को यूज कर रहा है, मिस यूज कर रहा है। वो नेक की हम्म एक्सरसाइज करने की, वो हाथों और पैरों की एक्सरसाइज कर रहा है जाके वहाँ जिम में, या हम्म जो टीएमटी कर रहा है, जॉगर कर रहा है, वेट लिफ्टिंग कर रहा है, नेक की एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो नेक सारा दिन उसने यूज की है, उसकी एक्सरसाइज नहीं जी करता कोई भी। ये हम्म अवेयरनेस ही हर ऑफिस जॉब वालों को, हर कंप्यूटर जॉब वालों को डेली नेक एक्सरसाइज, नेक की एक्सरसाइज चाहिए, सर्वाइकल की एक्सरसाइज मॉर्निंग इवनिंग में चाहिए। वो जिम में जाके खुश है, मैंने जिम कर लिया, मैंने साइकिलिंग कर ली, वो कर लिया, नेक की एक्सरसाइज कोई नहीं करता। हम्म। मतलब अगर आपको सर्वाइकल के पेन से बचना है तो नेक की एक्सरसाइज जरूर करें, और बॉडी पोस्चर जो आपकी चेयर बिल्कुल सही होनी चाहिए। हर 1-2 घंटे बाद आपको 5-5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए स्क्रीन टाइम के बीच में। और सर मेरा आपसे एक आखिरी सवाल ये रहेगा, एक गठिया रोग के बारे में हम लोग बहुत सुनते हैं कि गठिया रोग हो गया तो जोड़ों का दर्द होता है, या फिर गठिया का जो रोग है वो कैसे जोड़ों के दर्द से संबंधित है? गठिया रोग सबसे, मैं ये कहूंगा सबसे बिगड़ा हुआ रोग है, हम्म और ये लाइफ लॉन्ग रहता है। इसके साथ जीना कैसे है, आज मैं बता रहा हूँ, आज से 15-20 साल पहले हमारे पास मेडिसिन नहीं थी। जैसे जैसे हम्म टाइम डेवलप हो रहा है, हमारी मेडिसिन इतनी फास्ट डेवलप हो रही है। जी 4 तो मोस्ट कॉमन मेडिसिन हम देते हैं, 90% पेशेंट उससे कंट्रोल में रहते हैं। 5% के लिए अलग दवाई है। जो रेयरेस्ट, जो 1% बिगड़े हुए पेशेंट है, उनके लिए भी एक नई ड्रग ऑफ क्लास आ गई है, दैट इज नोन एज बायोलॉजिकल्स। कॉस्टली है हम्म मेडिसिन, सोल्यूशन बहुत अच्छे हैं, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। जी प्रोवाइडेड वो रुमेटोलॉजिस्ट के पास जाता है, इम्यूनोलॉजिस्ट के पास जाता है, या अच्छे ऑर्थोपेडिशियन के पास जाता है। क्योंकि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट छोटे लेवल पे डॉक्टर्स के पास नहीं है। अच्छे जी सीनियर डॉक्टर ऑर्थोपेडिशियन के पास है, रूमेटोलॉजिस्ट के पास है, इम्यूनोलॉजिस्ट के पास है, एमसीएच है या एमएस ऑर्थो है, उन लोगों के पास है। और एमडी हम्म मेडिसिन दे लेते हैं, एमडी मेडिसिन में रूमेटॉइड का इलाज देते हैं, एमएस हम्म ऑर्थो वाले देते हैं, एमसीएच ऑर्थो वाले देते हैं। जो हमारे ये इम्यूनोलॉजिस्ट हैं, डीएम इम्यूनोलॉजी होते हैं, डीएम रूमेटोलॉजी होते हैं। ये 5 कैटेगरी है जो इसको डील करते हैं, और थॉरली डील करते हैं। बहुत अच्छी अच्छे रेट्स में इंडिया में अवेलेबल है। हम्म और लास्ट लेवल तक की एंड स्टेज रूमेटॉइड आर्थराइटिस की डिजीज मेडिसिन भी अवेलेबल है। दैट इज हम्म लास्ट क्लास होता है, बायोलॉजिकल बोलते हैं उनको। वो आज इंडिया में अवेलेबल है, बहुत अच्छा कंट्रोल है। हम्म
जी सर, आपका हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि देखिए जोड़ों के दर्द से तो आज हर कोई व्यक्ति परेशान है और आशा करते हैं कि उन्हें भी इस जानकारी का पूरा-पूरा फ़ायदा उठाएँगे वो लोग भी। तो दर्शकों से भी उम्मीद करूँगी कि आप भी ये जानकारी अपने साथ, अपने दोस्तों के साथ भी साझा करेंगे कि कैसे वो जोड़ों के दर्द से बच सकते हैं और क्या-क्या प्रिकॉशंस हैं जो उन्हें लेने पड़ेंगे। जी सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू।